हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉर्डन्स एकेडमी पर। और मैं हूं आप सबका अपना जॉर्डन सर और लेकर आ गया हूं एक बार फिर से आप सबके लिए अपनी सुपर 25 नहीं बल्कि आपकी सुपर 25 सीरीज का लेक्चर नंबर 20। जी हां दोस्तों, 20 है लेक्चर और 2020 गेम कितना अच्छा होता है वो आप सबको मालूम है। आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, इसलिए पहली बार का वर्ल्ड कप इंडिया लेकर आ गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से जैसे इंडिया वर्ल्ड कप लेकर आया था सबसे पहला 2020, बिल्कुल उसी तरीके से अपनी इस 20 वाली सीरीज में हम और आप पूरी तरह से कोशिका के बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे कि आखिर ये कोशिका वाला जो लेक्चर है ये सेल सीरीज में क्यों नहीं आया, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता होगा कि चल रही है हमारी एक और सीरीज जिसका नाम है सेल सीरीज दोस्तों। लेकिन इस वाले वीडियो लेक्चर में हम और आप बात करने वाले हैं सुपर 25 क्वेश्चन के बारे में, और चूंकि 25 क्वेश्चन यहां पे होंगे वो हमारी कहलाती है सुपर 25 सीरीज। मतलब अगर 25 क्वेश्चन की बात हुई है तो वो होगी सुपर 25 सीरीज। और दोस्तों इस वाले वीडियो में हम और आप बात करने वाले हैं कोशिका की खोजों के बारे में और कुछ कोशिका के सामान्य उपनामों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं आप सबका अपना जॉर्डन सर और बिना देर करे अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है दोस्तों कोशिका, सबसे पहले लिखा है कोशिका। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि कोशिका की खोज किसने की, तो आप लोग नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक। क्या नाम है दोस्तों? रॉबर्ट हुक। उम्मीद करते हैं ये नाम आप सबको बड़े ही ध्यान से बड़े पुराने समय से 100% तैयार होगा। तो क्या नाम है? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। चलिए दोस्तों बिना देर करे आगे बढ़ते हैं। लिखा है जीवित कोशिका। ये तो अजीब बात हो गई कि सर एक तरफ आपने लिखा है कोशिका, एक तरफ लिखा है जीवित कोशिका। तो याद करना कि जो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी वो कोशिका दोस्तों मृत थी। कैसी थी? मृत थी, मरी हुई थी। ठीक है, लेकिन जो जिंदा कोशिका की, जीवित कोशिका की खोज की बात अगर आएगी तो याद रखिए दोस्तों एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। नाम याद रखें दोस्तों, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने खोज की थी किसकी बेटा? जीवित कोशिका की। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन बनता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो याद रखना आंसर आपका हमेशा क्या होगा? यूनिवर्सल आंसर है रॉबर्ट हुक होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो याद आएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उम्मीद है दोस्तों दोनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों केंद्रक। तो याद रखना कि केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने। याद कर लो, रॉबर्ट हुक पहले था, अब है रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने सबसे पहले केंद्रक की खोज की थी। याद रखें दोस्तों, केंद्रक की खोज की थी। उसके बाद बढ़ते हैं केंद्रिका। याद रखना कि कोशिका के अंदर होता है केंद्रक और केंद्रक के अंदर एक भाग होता है दोस्तों केंद्रिका। इसको केंद्रिक भी बोल देते हैं, केंद्रिका भी बोलते थे और केंद्रिक भी बोलते हैं। तो याद रखें इस केंद्रिका की खोज जो थी वो करी थी दोस्तों फोंटाना ने। किसने करी थी दोस्तों? फोंटाना नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने करी थी इस केंद्रिका की खोज। लेकिन याद रखें कि केंद्रिका को हम लोग एक नाम देते हैं न्यूक्लियोलस। क्या नाम है दोस्तों? न्यूक्लियोलस। देखो केंद्रक को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। फिर समझो, केंद्रक को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। लेकिन केंद्रिका को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। तो याद रखना कि खोज तो करी है फोंटाना ने, लेकिन ये जो न्यूक्लियोलस नाम है ये नाम दिया है बोमन ने। किसने दिया दोस्तों? बोमन नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको न्यूक्लियोलस नाम दिया था। तो याद रखना केंद्रिका से रिलेटेड दो नाम खोज फोंटाना ने की, और न्यूक्लियोलस नाम जो इसका केंद्रिका जो नाम है, या कह लो इंग्लिश में न्यूक्लियोलस कहते हैं, वो किसने दिया था? वो दिया था बोमन ने। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल। अब याद करो न्यूक्लिक अम्ल, तो न्यूक्लिक अम्ल का नाम जब भी आएगा तो आपके मुंह पर तुरंत आना चाहिए फ्रेडरिक मीशर। क्या नाम है दोस्तों? फ्रेडरिक मीशर। इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक अम्लों की खोज की थी। और आप सबको पता होगा कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, मुझे बताना नहीं पड़ेगा। न्यूक्लिक अम्ल हमेशा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे मालूम है आपको सब याद है।
बहुत होशियार बच्चे हैं हमारे। अगला बढ़ते हैं दोस्तों, लिखा है गुणसूत्र। अब यहां पे कुछ बातें आएंगी दोस्तों। अगर गुणसूत्रों की खोज की बात होगी, अगर खोजकर्ता की बात है, तो याद रखना, नाम रखना स्ट्रॉसबर्गर। क्या नाम है दोस्तों? स्ट्रॉसबर्गर। ठीक है भाई, तो ये तो हो गए इसके खोजकर्ता। लेकिन यहां पर क्वेश्चन बनता है कि नामकरण किसने किया, गुणसूत्रों को ये गुणसूत्र नाम किसने दिया? तो नाम याद रखें दोस्तों, वाल्डेयर। क्या नाम है? वाल्डेयर। अब समझो, दो नाम हो गए। क्या नाम हो गया? एक तो स्ट्रॉसबर्गर, दूसरा वाल्डेयर। बात आएगी खोज किसने की, तो स्ट्रॉसबर्गर ने की। और बात आए कि गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम नाम किसने दिया, तो वो नाम किसने दिया है? वाल्डेयर ने दिया है दोस्तों। इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे लिखा है दोस्तों, आनुवांशिक गुण। ये पॉइंट यहां पे इसलिए है क्योंकि गुणसूत्र ही वो संरचनाएं हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ले जाने का काम करती हैं। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि गुणसूत्र ही वो संरचनाएं हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ले जाने का काम करती हैं। और इन्हीं को क्या कहते हैं? आनुवांशिक गुण कहते हैं। मतलब ऐसे गुण जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चले जाएं, उनको क्या कहते हैं? आनुवांशिक गुण। और ये बात हमें किसने बताई थी? तो याद रखना दोस्तों, सटन व बोवेरी। किसने बताई थी? सटन व बोवेरी। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया कि गुणसूत्र ही ऐसी संरचना है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ले जाती है। किसने बताया था? सटन और बोवेरी ने। ठीक है भाई, तो इतने पॉइंट दोस्तों क्लियर हो गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों, गोल्जी काय। अब क्या लिखा? गोल्जी काय। याद रखें, इसको हम लोग कई और नामों से भी जानते हैं। जैसे गोल्जी काय को गोल्जी बॉडी बोल देते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। इसको दोस्तों लिपोकॉन्ड्रिया भी बोल दिया जाता है। क्या बोलते हैं? लिपोकॉन्ड्रिया। याद रखना, लिपोकॉन्ड्रिया भी बोल देते हैं इसको। अब गोल्जी काय की बात है तो इसका नाम बड़ा सरल है दोस्तों, कैमिलो गोल्जी। खोज किसने करी है? कैमिलो गोल्जी। याद रखें, अब इनका नाम ही कैमिलो गोल्जी है। इन्हीं के नाम पे क्या नाम कहने लगे हम लोग? गोल्जी काय कहने लगते हैं। ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों, अंतःप्रदव्ययी जालिका। क्या नाम है? अंतःप्रदव्ययी जालिका। इंग्लिश में दोस्तों इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलो भाई, अब अंतःप्रदव्ययी जालिका की खोज किसने करी है? तो याद रखें दोस्तों, पोर्टर। क्या नाम है दोस्तों? पोर्टर। तो पोर्टर ने सबसे पहले अंतःप्रदव्ययी जालिका की खोज की थी। और याद रखना कि अंतःप्रदव्ययी जालिका हमेशा दो टाइप की होती है। एक तो होती है चिकनी और एक होती है खुरदरी। चिकनी वाली को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो खुरदरी होती है उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है भाई, तो वो तो जब ये बाद में इसके बारे में आप पढ़ ही लेंगे, चूंकि हमारी सेल सीरीज चल रही है तो वहां पे आप लोग इस चीज के बारे में नॉलेज ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नए नए वीडियोस आपके पास तुरंत ही पहुंच सके। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा दोस्तों, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य मतलब ये जितने भी अंग होते हैं, ये सब जहां पे पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस पूरे द्रव्य को क्या कहते हैं? शरीर में पूरा जो मैटर है जिसमें ये सभी अंग जितने लिखे हैं ये सब पाए जा रहे हैं, उस पूरे द्रव्य को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं जीव द्रव्य कहते हैं। तो जीव द्रव्य की खोज दोस्तों करी थी डोजार्डिन। क्या नाम है? डोजार्डिन। इन्होंने करी थी दोस्तों जीव द्रव्य की खोज। किसने की थी? डोजार्डिन ने की थी। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों, राइबोसोम। क्या लिखा है? राइबोसोम। अपने आप में कोशिका का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग, क्योंकि दोस्तों यहीं पर निर्माण होता है प्रोटीन का। और याद रखना कि राइबोसोम की खोज की थी दोस्तों जॉर्ज पैलेड ने। किसने की थी दोस्तों? जॉर्ज पैलेड। तो याद रखें, जॉर्ज पैलेड, इन्होंने सबसे पहले राइबोसोम की खोज की थी, जॉर्ज पैलेड। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों लाइसोसोम। क्या लिखा है? लाइसोसोम। बिल्कुल मत भूलना, डी दुबे। क्या नाम है? डी दुबे। तो याद रखना ये दुबे जी अपने भारत के नहीं है, ये बाहर के हैं, ये साइंटिस्ट हैं, बाहर के साइंटिस्ट हैं। डी दुबे। क्या नाम है? डी दुबे। क्लियर हो गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो बिल्कुल बीच में चल रहा है, उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर पा रहे होंगे और एंजॉय करते रहिए। लिखा है लवक। अब समझो,
लवक होते हैं दोस्तों पेड़ पौधों के अंदर, ये तो आपको भी मालूम है, मैंने अपनी सेल सीरीज में लवक आपको पूरा पढ़ाया है। अगर आपने हमारे लवक वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो दोस्तों देख सकते हैं। तो लिखा है दोस्तों लवक। अब लवक वो होते हैं जो पेड़ पौधों में कलर प्रोवाइड कराते हैं, रंग प्रदान करते हैं। लेकिन अगर लवकों की खोज की बात आएगी तो नाम हमेशा लिया जाएगा हीकल का। क्या नाम है दोस्तों? हीकल। ये साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले लवक की खोज की है। लेकिन लवकों को ही दोस्तों हम लोग और क्या कहते हैं? प्लास्टिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्लास्टिड भी कहते हैं। और ये जो प्लास्टिड वर्ड है ये सबसे पहले लेकर आए थे शिम्पर। क्या नाम है दोस्तों? शिम्पर। तो ऐसे समझो, लवक को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिड बोलते हैं। तो लवकों की खोज किसने की तो क्या नाम आएगा? हीकल का। और लवकों के जो इनको मतलब प्लास्टिड किसने कहा? इनको प्लास्टिड किसने कहा या लवक किसने कहा? तो आंसर क्या हो जाएगा? शिम्पर ने कहा। ठीक है, नामकरण दिया। अब अगला लिखा है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना भैया, पावर हाउस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पे भयंकर वाली ऊर्जा बनती है कोशिका में। जो हम काम कर पा रहे हैं, हमारा शरीर एक्टिविटी कर रहा है, तो वो कोशिका के किस अंग में से ऊर्जा का निर्माण हो रहा है? तो क्या नाम है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया नाम है उसका। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर तुमसे खोज पूछी जाएगी तो नाम याद रखें दोस्तों, कालीकर। क्या नाम है? कालीकर। लेकिन ये तो रही खोज की बात। देखो समझो, कालीकर ने क्या करी दोस्तों? तो खोज करी कालीकर ने। अब एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है फ्लेमिंग। क्या नाम है दोस्तों? फ्लेमिंग। इन्होंने क्या नाम दे दिया इसको? इन्होंने एक नाम दे दिया दोस्तों, फिला। क्या नाम दे दिया? फिला नाम दे दिया। फिर समझो, एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम क्या था? अल्टमान। क्या नाम है भाई? अल्टमान। इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट। उम्मीद है इतनी बात क्लियर हो गई होगी। और उसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सी बेंडा। क्या नाम है? सी बेंडा। तो इन्होंने सबसे पहले इसको क्या नाम दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया। जो आपके सामने लिखा हुआ है वो नाम किसने दिया था? सी बेंडा ने। तो यहां पे आपको इतने सारे नाम याद करने पड़ेंगे दोस्तों। 2-4 बार अगर आप बोलोगे अपने आप से तो ये नाम आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अगर सफलता पानी है तो लगातार मेहनत, जुनून लगे रहना पड़ता है। उसके बाद फिर जो होता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर होता यह है कि जो आपकी बुराई कर रहे थे, जो ये कहते थे कि अरे कभी नहीं पढ़ता है, पूरे दिन घूमता रहता है, वो एक दिन कहेंगे जब आप सफल हो जाएंगे, भले ही आप ना पढ़ते हो कि रात में तो पढ़ता होगा, मुझे मालूम है दिन में घूमता था लेकिन रात में पढ़ता होगा, वो अब पढ़ता होगा, वो कोचिंग में पढ़ता होगा, है इस तरीके से फिर तो लोगों की बातें अपने हिसाब से बनने लगती हैं। तो बस अगर ये सब चाहते हो, अगर इस तरह के लोगों के एक तरीके से कमेंट्स आने लगे, पॉजिटिव कमेंट, तो दोस्तों आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मैं तो कहता हूं अगर लोगों की परवाह हम लोग साइड में भी कर दें कि नहीं उन लोगों के लिए नहीं, तो कम से कम अपने माता पिता के लिए तो दोस्तों हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी लाइफ में आप लोग वो दिन बहुत जल्द लाएंगे जब आप अपने माता या पिता से कहेंगे कि अब आप घर बैठिए और काम हम करेंगे। याद रखें दोस्तों, जब तक उन्हें आराम नहीं है, जब तक उनके ही चरणों में स्वर्ग है दोस्तों। माता पिता से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, ये मैं भरोसे से कह सकता हूं। और उनके चरणों में हमारा स्वर्ग है। तो हम अगर उनको आराम ना दे सके तो दोस्तों याद रखें, बुरा ना मानिएगा, ये जीवन बिल्कुल बेकार है अगर हम अपने माता पिता को सुखी नहीं रख पा रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, बुरा मानिए आप लोग, और बुरा मान जाओ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब से हटा देना दोस्तों। कि अगर आपने अपने जीवन में अपने माता पिता का सुख नहीं बना पाया, अपने माता पिता को खुश नहीं रख पाया, तो दोस्तों आपका जीवन बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल इसको समझ लिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? कालीकर ने की। इसको फिला नाम किसने दिया? फ्लेमिंग ने फिला नाम दिया। नामक फ्लेमिंग और फिला एक जैसा है ना, ठीक है। अल्टमान ने इसको क्या नाम दिया है? बायोप्लास्ट नाम दिया है। और सी बेंडा ने इसको क्या नाम दे दिया है? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया है। इतने नाम आपको यहां से याद रखने पड़ेंगे। अगला लिखा है दोस्तों कोशिका भित्ति। तो जैसा कि आप जानते हो कि पेड़ पौधों में पाई जाती है कोशिका भित्ति, और इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी दोस्तों?
रॉबर्ट हुक ने। अब आप कहोगे सर अभी अभी तो आपने बताया कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। तो आप ऐसे याद रखो दोस्तों कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा था वो कोशिका कैसी थी, मृत थी, मरी हुई थी। और सच्चाई यह है कि उन्होंने कोशिका को नहीं देखा था, उन्होंने देखा था कोशिका भित्ति को। किसको देखा था दोस्तों, कोशिका भित्ति को। यह सच्चाई है। लेकिन खोजकर्ता में नाम किनका आता है, रॉबर्ट हुक का, क्योंकि उन्होंने ही सबसे शुरुआत की थी। ठीक है, तो याद रखें कोशिका भित्ति की खोज भी अगर आएगी तो किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है। अगला लिखा है कोशिका झिल्ली। तो याद रखें कि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं, एनिमल सेल होती हैं, उनके सबसे ऊपर की कवरिंग जो होती है उसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। नाम याद रखें दोस्तों, नागेली व क्रेमर। क्या नाम है, नागेली व क्रेमर। इन दोनों लोगों ने सबसे पहले कोशिका झिल्ली की खोज की थी। उम्मीद है ये वाली बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, नागेली और क्रेमर ने की थी। याद रखना दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों क्रोमेटिन। तो याद रखना कि कोशिका में जो केंद्रक होता है उसके अंदर कुछ धागे जैसी संरचनाएं होती हैं दोस्तों, कुछ धागे जैसे संरचनाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। ये क्रोमेटिन की खोज किसने करी है, तो याद रखें फ्लेमिंग। किसने की दोस्तों, फ्लेमिंग ने खोज की थी क्रोमेटिन की। याद हो गया ना, ठीक है। अगला लिखा दोस्तों डीएनए मॉडल। देखिए अभी अभी आपने जाना था कि मैंने यहीं लिखा है न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की है, फ्रेडरिक मीशर ने की है। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लिक अम्ल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक होते हैं डीएनए, एक होते हैं आरएनए। तो आपको मालूम होगा कि जो डीएनए होता है वो देखने में इस तरीके का होता है ना, डबल हेलिक्स होता है। याद आया होगा, इस तरह का होता है डबल हेलिक्स मॉडल। तो आखिर इस डबल हेलिक्स मॉडल को किसने दिया था, कोशिका में डबल हेलिक्स मॉडल को, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को किसने दिया था, तो याद रखें वाटसन और क्रिक। क्या नाम है, वाटसन व क्रिक। इन दोनों लोगों ने सबसे पहले कोशिका में डीएनए के मॉडल को दिया था कि डीएनए डबल हेलिक्स कैसा होता है। ठीक है भैया, चलो भाई। उसके बाद लास्ट है यहां पे दोस्तों तारक काय। तो तारक काय से याद रखें दोस्तों बोवेरी। क्या नाम है, बोवेरी। तो सबसे पहले तारक काय की खोज किसने की थी, तो वो किसने की थी दोस्तों, बोवेरी ने की थी। तो उम्मीद है दोस्तों कि कोशिकाओं के खोजकर्ता से रिलेटेड बातें अब बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। 4-5 बार पढ़ना, अपना याद करना, आपको अपने आप तैयार हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद लिखा है सामान्य उपनाम। क्या लिखा हुआ है, सामान्य उपनाम। मतलब यहां पे मैं लिखूंगा नॉर्मल जो कोशिकाओं के नाम ले दिए जाते हैं, उपनाम ले दिए जाते हैं। जैसे लिखा है प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री। तो दोस्तों एक काम करो, मैचिंग करो आज। चलो एक काम करो, यहां पे सब लिखा ही हुआ है, हम लोग मैचिंग करके देखते हैं। तो जरा मुझे जल्दी से बता दो, आप लोग कमेंट करके बताओ कि प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री यहां पे कहां पे है दोस्तों, खुद बताइए। प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री मैंने अभी बताया कि राइबोसोम में किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का। तो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री को हम लोग किससे जोड़ देंगे दोस्तों, राइबोसोम से जोड़ देंगे। उम्मीद है दोस्तों पहली बात क्लियर, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कौन होता है, राइबोसोम। अब क्या लिखा है, पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर हाउस ऑफ सेल मैंने अभी कहा ऊर्जा बनती है, तो दोस्तों कहां पे बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। अगला दोस्तों क्या लिखा है, आत्महत्या की थैली। अब आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका पहले तो उत्तर बताना चाहेंगे दोस्तों। आत्महत्या की थैली आंसर है लाइसोसोम, क्योंकि इसके अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि किसी भी पदार्थ का अपघटन कर सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं। तो याद रखें दोस्तों कि लाइसोसोम हमेशा क्या कहलाता है, आत्महत्या की थैली कहलाता है। उसके बाद लिखा है दोस्तों कोशिकाओं का रसोई घर। क्या लिखा है, कोशिकाओं का रसोई घर। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, पहले तो हम तुम्हें इसका आंसर बता दे रहे हैं। आंसर बताने से पहले हमें तुम्हें एक बात बतानी है लवक के बारे में। अगर आप लोगों ने हमारा लवक वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, वहां पे आपकी इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन दूर हो जाएगा। वहां पर मैंने बोला था कि लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं वर्णी, दूसरे होते हैं अवर्णी और तीसरे होते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं, हरित लवक। और याद रखना कि हरित लवक कहां पे होते हैं दोस्तों, तो ये होते हैं पत्तियों के अंदर। कहां पे होते हैं, पत्तियों के अंदर।
और याद रखें कि इसका उत्तर यही हो जाएगा कि कोशिकाओं का रसोई घर क्या कहलाता है। इसके दो आंसर बन सकते हैं, जो भी आंसर में हो उस पर आप टिक लगा देना, कभी दोनों एक साथ नहीं होंगे। और दोनों आंसर हैं, या तो आंसर पत्ती होता है या आंसर हरित लवक होता है, और दोनों ही सही हैं। बात समझो। अगर पेपर में क्वेश्चन आया है, फिर सुने, अगर पेपर में क्वेश्चन आया है कि कोशिका का रसोई घर, तो आंसर में लिखा है जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, ऐसे कुछ भी लिखा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पत्ती। और अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि कोशिका का रसोई घर क्या है, और ये इस तरीके के आंसर नहीं है, तो आंसर क्या है कि वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक, या कुछ और दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हरित लवक। असल में सच तो यही है ना कि पत्तियों के अंदर ही पाए जाते हैं हरित लवक, हाँ या ना भाई? खुद बताइए कि पत्तियों के अंदर ही तो हरित लवक होते हैं जो भोजन बनाने में सहायता करते हैं, और भोजन जहां पे बनेगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रसोई घर तो ही बोलते हैं। भोजन कहां बनता है? रसोई घर में। तो उम्मीद है ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी। और फिर लिखा है सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखने वाला, मतलब दोस्तों प्रधानमंत्री जी की बात हो रही है, मोदी जी की बात हो रही है। मोदी जी का मतलब कि जैसे मोदी जी हमारे पूरे देश की क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारी कोशिकाओं का मोदी कौन होता है, जो कि सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है कि कोशिका में कौन कहां जा रहा है, क्या हो रहा है, किस चीज की कमी है, उन सब बातों को देखता है और उन पर नियंत्रण भी करता है। तो वो कौन है दोस्तों? उम्मीद है आप सबको वो आंसर मिल गया होगा। जी हां दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? केंद्रक। तो सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखने वाला कौन होता है? केंद्रक होता है। ठीक है भाई। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो लेक्चर नंबर 20 का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मिलते हैं आपसे अब हम अपने अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।